हेलो स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम की सारी स्ट्रक्चर को हमने पिछले वीडियो में देखा। अभी हम देखेंगे कि किस पार्ट में किस तरह से डाइजेशन होती है। फर्स्ट पार्ट इज द बकल कैविटी। इन द बकल कैविटी हाउ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस। तो हम सिर्फ इस मुख गुहिका के अंदर देखेंगे कि खाना किस तरह से पचना शुरू होता है। बक्कल कैविटी है लिप्स। फर्स्ट लिप्स मतलब होंठ। इसका क्या काम है? इट प्रिवेंट द स्पिटिंग ऑफ फूड आउटसाइड। ये ना हो कि आप खाते खाते आपका खाना बाहर गिर जाए, इसलिए किसका काम होता है? ये लिप्स का काम होता है। देन हमारी टीथ रहते हैं। जो टीथ हैं दे आर ऑफ टू टाइप। वन इज अ मिल्क टीथ, जिसको दूध के दांत कहा जाता है। दे आर 20। कितने मिल्क के टीथ होते हैं? 20। और ये अप टू 8 ईयर्स तक रहते हैं, उसके बाद टूट जाते हैं। जब हम अपने टीथ की बात करते हैं, टीथ के टाइप्स की बात करते हैं उनकी स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो उसके लिए एक फार्मूला रहता है ICPM। आई किसके लिए होता है? इंसीजर, सी कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जब मिल्क टीथ हैं तो ये नहीं आएगा, तो मोलर नहीं होते हैं तो 0 रहता है। बाकी 212 ये किसके हाफ जा के अंदर 212 का फार्मूला रहता है। अब इसको नीचे डिटेल करते हैं। और टीथ का मेन फंक्शन क्या है एक्चुअली? दे हेल्प इन फूड बाइटिंग एंड मेस्टिकेशन। ये खाने को काटने के और उसके बाद उसको चबाने में काम करते हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले लिप्स आया। लिप्स का काम है खाना बाहर स्लिप ना हो जाए। फिर टीथ आए। टीथ का काम हुआ खाने को क्या करना है? बाइट करना है और उसको मेस्टिकेट करना है। टीथ की बात की हमने कि दो तरह के हुए। पहले तो मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। ये रिमेन टिल डेथ। लेकिन इनका फार्मूला क्या रहता है? ICPM का 2123 अपॉन 2123। इसका रहता है 212 अपॉन 212। अब यहाँ से ये तो क्लियर हो गया आपको कि बेसिस के ऊपर हमारा मिल्क टीथ 20 है और फार्मूला 212 है। परमानेंट टीथ का क्या हुआ? 2123 है। और हमारे मुंह में कितने होते हैं? ये 32 एवरेज है, कम या ज़्यादा हो सकते हैं। ये तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और अपीयरेंस इन एज, कि ये किस एज में आते हैं, किस एज तक रहते हैं। तो ये मिल्क और परमानेंट हुए। लेकिन जब हम देखते हैं उनकी शेप, इनकी शेप कैसी रहती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप टीथ्स आर अगेन ऑफ, टीथ जो होते हैं दे आर ऑफ 4 टाइप। पहले इंसीजर। ये इंसीजर जो टीथ होते हैं ये सबसे हमारे मुंह में आगे रहते हैं। अगर हम इसको सेंटर मान लें, राइट, तो यहाँ से ये 2 टीथ और इधर वाले ये दोनों टीथ हमारे क्या होते हैं? ये इंसीजर रहते हैं। इनका काम क्या होता है? टू बाइट द वेज। जो वेजिटेबल है वो हम इसकी सहायता से ही काटते हैं। उसके बाद जो अगले 2 दांत होते हैं ये बड़े तीखे होते हैं। ये दोनों क्या है? दे आर कॉल्ड इंसीजर। ठीक है, पहले हमारे पास क्या हो गए? इंसीजर। दूसरे क्या हो गए हमारे पास? केनाइंस। फिर उसके बाद अगले 2 ये ऊपर से कम चपटे होते हैं, तो इन दोनों को क्या कहते हैं? दे आर नोन एज अ प्रीमोलर। और उसके बाद वाले जो लास्ट वाले 3 होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? दोनों साइड ही ये हुए मोलर। तो अगर हम हाफ जा की बात करें, हमने यहाँ से हाफ कर दिया, तो 2 इंसीजर हैं, 1 केनाइन है, 2 प्रीमोलर है और 3 प्रोमोल। तो फार्मूला क्या हुआ? 2123। इधर को भी 2123। निचले वाले जा में ये रहेगा 2123। तो फार्मूला इसलिए बोलते हैं ICPM अपॉन 2123 डिवाइडेड बाय 2123, मतलब अपॉन ऊपर के हाफ जा और निचले हाफ जा का फार्मूला यही रहता है। अब इसमें जो मोलर हैं ये बाद में आते हैं, जिनको हम बाद में क्या बोलते हैं? अकल दाढ़, विजडम टूथ। तो हालांकि इनका अकल से कोई लेना देना नहीं है कि अगर ये बोले हम कि 21 साल में जाके दांत आए तो विजडम अकल दाढ़ आई है, तो ऐसा होगा। अकल आने को पहले ही आ चुकी होती है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिए। ये इनके बिना भी काम चल सकता है। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जो हमारी बॉडी में है बट दे आर ऑफ नो यूज। देर आर द सर्टन ऑर्गन इन अवर बॉडी बट दे आर ऑफ नो यूज, दे आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह ही हमारी बॉडी में होते हैं। आफ्टर द टीथ हम कहाँ मूव करते हैं? टंग में। हमारे मुंह में एक जीभ होती है। अगर जीभ को देखते हैं तो इट इज मस्कुलर ऑर्गन।
ये सिर्फ मसल का ऑर्गन है, इसमें कोई हड्डी नहीं होती है। दैट रोटेट द फूड आइटम इन माउथ वाइल मेस्टिकेशन और च्यूइंग। जब हम चबा रहे होते हैं तो ये खाने को मुंह में सारी तरफ घुमाता है। तो पहला काम तो टंग का ही हो गया। दूसरा, इट हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ स्लाइवा विद द फूड आइटम। जो खाना होता है उसके, जो उसको थूक बोलते हैं, दैट इज स्लाइवा। तो स्लाइवा और फूड आइटम को आपस में ये क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। और थर्ड है, इट पुश द चीड फूड टुवार्ड्स द ऊसोफेगस। जब खाना हम चबा लेते हैं तो जीभ उसको धक्का मार के गले में भेज देती है। तो ये तीनों ही काम किसके होते हैं, टंग के रहते हैं। उसके बाद आया, अगर टंग की स्ट्रक्चर देखते हैं हम, तो इसके सिवा टंग एक और काम करती है, इट टेस्ट द फूड। ये फूड को टेस्ट भी करती है। जब टेस्ट करेगी तो इस तरह से होता है कि हमारी जो टंग है इसके ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं। सबसे जो टिप है वो स्वीटनेस को टेस्ट करती है, उसके दोनों अगली साइडें सॉल्ट को टेस्ट करती हैं, उसके आगे सोर टेस्ट रहता है और सबसे लास्ट में बिटर टेस्ट होता है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ जो जो खाना पहुँचता है हमारी टंग उसको टेस्ट भी कर लेती है। अब हमारे मुंह में जो थूक जिसको हम बोलते हैं दैट इज सैलिवरा, जो हमारे सैलिवरी जूसेस होते हैं। सैलिवरी जूसेस मतलब जो सैलिवरी ग्लैंड से निकलते हैं, वो क्या करते हैं, एक तो मैंने बताया मेस्टिकेशन में नमी कर रहे हैं, दूसरा हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड। ये क्या करते हैं, खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। किस तरह करते हैं, इसमें एक एंजाइम है सैलिवरी अमाइलेज, या इसको और नाम से भी लिखा होता है कई जगह, दैट इज बाय पटाइलिन। तो डरना नहीं है, एक ही है, डाइजेस्ट द सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। दूसरा क्या करता है, इट मॉइस्चन द फूड। ये फूड को नरम कर देता है ताकि उसकी मेस्टिकेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो दो काम रहते हैं सैलिवरी जूसेस के हमारे मुंह में। एक तो इसके अंदर एंजाइम है जिसका नाम क्या है, सैलिवरी अमाइलेज, जो किसको, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, और दूसरा फूड को ये नम कर देते हैं, इट मॉइस्चन द फूड। हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहाँ से शुरू होती है पिछली वीडियो में, हमारी बक्कल कैविटी से। तो इस तरह से कौन सा एंजाइम शुरू करता है, सैलिवरी अमाइलेज या पटाइलिन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब जीव ने उस खाने को कहाँ भेज दिया, उसके पिछले हिस्से में। अब जीव ने जैसे खाने को धक्का मारा बेटे, ये कहाँ मूव करता है, फेरिंग्स में मूव करता है। यहाँ फेरिंग्स में एक मैंने बताया था क्या होता है, यूबुला। ये यूबुला क्या करता है, इंटरनल नेरिस, यहाँ से नाक का जो अंदर वाला छेद होता है उसको बंद कर देता है। अब खाना कहाँ पहुंच गया, कॉमन पैसेज में। ये कॉमन पैसेज है किसके लिए, एयर और फूड के लिए। तो दिस इज द फेरिंग्स। तो यहाँ क्या बताया, दो पाइपें होती हैं, एक जो है डक्ट दैट इज फॉर एयर, ट्रैकिया, एंड अदर इज फॉर फूड। अब ये खाना जो हमारा फूड पार्टिकल्स है कहाँ ना चल जाए, दे कैन नॉट, ठीक है, टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ फूड पार्टिकल इन द ट्रैकिया, द लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज देयर दैट इज नोन एज द एपीफेरिंग्स। दो एपीफेरिंग्स है, इस ढक्कन को बंद कर देते हैं, और उसके बाद जो खाना है इट एंटर इनटू ऊसोफेगस। इन द ऊसोफेगस देयर इज अ पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मतलब यहाँ से ये टाइट हो जाएगा, खाना आगे चल जाएगा, उसके अगला हिस्सा टाइट हो जाएगा, खाना आगे चल जाएगा। तो ये रेगुलर कंट्रैक्शन होने की जो प्रोसेस है और खाने को नीचे धक्का मारने की, उस प्रोसेस को कहते हैं दैट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप उल्टे होके भी खाना खाओ तो ऐसा नहीं होता खाना मुड़ के इधर आ जाए मुंह में, नहीं, खाना कहाँ जाता है, मुंह से सीधा स्टमक की तरफ को ही मूव करता है। तो ये थोड़ा राइट अप है कि फेरिंग्स में क्या होता है, यूबुला कैसे उसको प्रिवेंट करता है, इपीफेरिंग्स क्या काम करता है, ऊसोफेगस में खाना किस प्रोसेस से चलता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से चलता है, और है क्या इसमें, रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल ऑफ ऊसोफेगस दैट पुश द फूड मटेरियल टुवार्ड्स स्टमक। अब खाना कहाँ पहुंच गया, हमारे स्टमक के अंदर पहुंच गया। स्टमक आपको बताया था वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा पार्ट पूछा एलिमेंट्री कैनाल का, तो दैट इज द स्टमक। What is the user shape? Somewhere it is U shaped और somewhere it is J shaped। तो डरना नहीं है, U और J में ऑप्शन आती है, तो इट इज इन्वर्टेड J एक्चुअली। तो ये थोड़ा सा टिल्टेड J रहता है, तो इट इज J shaped। और इसके अंदर मसल्स रहती है। स्टमक हैव द मसल दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मोशन बाय चर्निंग। इसमें क्या रहता है कि चर्निंग मोशन चलता है जिससे डाइजेशन जो है वो इजी हो जाती है। जब हमारा जो खाना है यहाँ से कहाँ पहुँच गया, स्टमक के अंदर पहुँच गया, तो यहाँ एक वाल्व होता है,
इस वाल्व को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द स्फिंक्टर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द स्फिंक्टर। इसका काम क्या होता है, जैसे ये खाना नीचे आ जाएगा इसको बंद कर देता है ताकि खाने का बैक फ्लो ना हो। खाना खा के आप उल्टा लेट जाते हो या उल्टे सिर के बल हो तो खाना वापस नहीं आएगा। तो कौन है, ये वाला वाल्व उसको रोक के रखता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें ये काम नहीं करता ढंग से, इसलिए जब छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं तो थोड़ी देर के बाद उसका दूध बाहर निकल जाता है। तो मम्मी उसको क्या बोलती है आपको, कि अगर उस बच्चे को उठाया है तो उसकी पीठ पे क्या कर दो, 2-3 बार प्यार से हाथ मार दो, क्योंकि ये ढंग से बंद नहीं होता है। लेकिन जब आप 2-3 बार हाथ मारते हैं तो दैट दिस मिक्सचर क्लोज प्रॉपरली, तो ये इस तरह से खाने को बैक पे से नहीं आने देता। अब स्टमक के अंदर जो यू शेप्ड है, इसमें 3 एक्शन होते हैं। 3 एक्शन है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और स्टमक के गैस्ट्रिक जूसेस के। तो चलते हैं। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो निकलता है उसका क्या काम होता है, इट किल द जर्म्स दैट एंटर इन द बॉडी विद फूड। जो हमने खाने के साथ जर्म्स खा लिए होते हैं उनको कौन मारता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार देता है। दूसरा, इट एक्टिवेट द इनएक्टिव एंजाइम सच एज प्रोपेप्सिन। यहाँ पे कुछ एक एंजाइम निकलते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, काम नहीं कर रहे होते हैं, उनको एक्टिव कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक जूस करता है। थर्ड, इट मेक द गैस्ट्रिक जूस एसिडिक टू फैसिलिटेट डाइजेशन ऑफ पेप्सिन एंजाइम। तो पेप्सिन एंजाइम का काम आसान हो जाए इसलिए जूस को ये एसिडिक बना लेता है जो स्टमक के अंदर मटेरियल रहता है। तो ये किसके काम हुए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। दूसरा, इसके अंदर क्या रहती है, म्यूकस। ये स्पेशल लेयर है। अब ये जो एसिड है अगर स्टमक के अंदर होगा तो स्टमक को भी छेद कर देगा, स्टमक की मेम्ब्रेन को खत्म कर देगा। तो इस मेम्ब्रेन को बचाना है इसलिए इसके ऊपर क्या चढ़ी होती है, लेयर होती है म्यूकस की। इट प्रोटेक्ट द इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिडिक अटैक। तो एसिडिक अटैक से कौन बचा रहा है, म्यूकस बचाता है। जिन लोगों में ये नहीं बनता है म्यूकस, वहाँ यहाँ पे जख्म हो जाते हैं, उनको वुंड्स हो जाते हैं, ठीक है, इंजरीज हो जाती हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या प्रॉब्लम होगी, पेप्टिक अल्सर हो गया जी उसको। तो यही रीजन रहता है। फिर निकली तीसरी चीज हमारे स्टमक में, दैट इज डाइजेस्टिव जूसेस। अब ये जूस जो निकलता है ये भी इसकी वॉल से निकलता है और इसमें कई तरह के एंजाइम होते हैं। हमने पढ़ा था प्रोपेप्सिन मेनली। अब जो प्रोपेप्सिन है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसमें बदल देता है, पेप्सिन में। और पेप्सिन किसको डाइजेस्ट कर लेता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है। ध्यान रखना है, इसमें जो एंजाइम निकला वो प्रोपेप्सिन था। प्रोपेप्सिन को किसने एक्टिवेट किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने एक्टिवेट करके पेप्सिन में बदला और प्रोटीन की डाइजेशन शुरू होगी। तो हमने क्या पढ़ा कि स्टमक में किसकी डाइजेशन शुरू होगी, प्रोटीन की डाइजेशन शुरू होगी, राइट। अब ये एंजाइम क्या बीमारी है, हमने पहले भी पढ़ा है कि नॉर्मली रिएक्शन जो होती है बाहर एनवायरनमेंट में हम कैटालिस्ट यूज करते हैं। तो वो जो कैटालिस्ट होते हैं वो रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं लेकिन खुद यूज नहीं होते हैं। इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल होते हैं जो किसी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं बट अपने अंदर उनके अंदर चेंज नहीं आता है, उनको क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज एंजाइम। और ये कहाँ से निकलता है, हमारी बॉडी में डक्टेड ग्लैंड, मतलब ऐसी कोई ग्लैंड होगी जिसके आगे पाइप लगी होती है, तो डक्टेड ग्लैंड से ये प्रोड्यूस होते हैं जिनको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, राइट। और इसको दूसरा नाम भी कई बार इसको बायो कैटलिस्ट भी बोल देते हैं। बायो क्यों बोला, काम तो कैटलिस्ट का ही कर रहा है लेकिन किसमें, लिविंग चीजों में कर रहा है, इसको बायो कैटलिस्ट का नाम भी दिया जाता है। जैसे ऊपर स्पिक्स्टर था ऐसे यहाँ भी एक्सपिक्स्टर रहता है। ये क्या करता है, थोड़ा थोड़ा खाना कहाँ को भेजता रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को भेज देता है। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लॉन्गेस्ट पार्ट है जो लगभग 7.5 मीटर लॉन्ग है। अब इसके अंदर क्या रहता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी बॉडी की सबसे जो बड़ी ग्लैंड है, जिसका लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन है, लीवर है, राइट। अब इस लीवर क्या प्रोड्यूस करती है, ये बाइल जूस प्रोड्यूस करती है। बाइल जूस अगर हमारी बॉडी में खाना है तो यहाँ से सीधे कहाँ चल जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। मान लो आपने अभी खाना नहीं है तो ये इसको किस में स्टोर करके रख लेता है, एक और इसके पास ब्लैडर है जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, तो ये गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रख लेता है। तो याद रखिए, बाइल जूस इज स्टोर इन गॉल ब्लैडर बट प्रोड्यूस बाय लीवर। कहीं क्वेश्चन आ जाए कि किसने कहाँ पैदा होता है बाइल जूस, तो आंसर आएगा लीवर में। और क्वेश्चन आता है कहाँ स्टोर होता है, तो आंसर आएगा गॉल ब्लैडर में। अब यहाँ से ये चली नीचे को डक्ट,
लीवर से रिलेटेड जो भी बात रहेगी उसमें हिपैटिक टर्म लगता है, तो दिस इज कॉल्ड हिपैटिक डक्ट अभी। तो ये जो पाइप है ये इस जूस को लेके आगे चल पड़ती है। नीचे एक और ग्लैंड है जिसका नाम है पैनक्रियास। पैनक्रियाज में से जूस निकलते हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस। अब हमारे पास क्या बन गई, ये दोनों डक्ट इकट्ठी हो गई, पैनक्रियाज और हिपैटिक डक्ट इकट्ठी होके कहाँ पहुंच गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है ये थोड़ा स्टडी करेंगे। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को काट के देखो आप तो इसके अंदर ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहती है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड विलाई। अगर आप विलाई को देखो बेटे, अगर मैं इस लाइन को देखूं तो ये लाइन यहां से लेके यहां तक है, लेकिन मैं इस अंदर वाली टेढ़ी लाइन को करूं तो मुझे लगता है ये उससे डबल हो जाएगी। इसका मतलब इसका क्या बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। अगर इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, इंक्रीज कर गया, तो यहाँ से अब्जॉर्प्शन आसान हो जाती है, पचा हुआ खाना आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड वेसल, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा आ जाती है। तो विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया, इट हैव मोर ब्लड सप्लाई। विलाई का काम क्या हुआ, finger like, these are finger like projections that increase the surface area, they have more blood vessel, thus they help in absorption of digested food। तो digested food की जो absorption है इस तरह से small intestine से fast हो जाती है। थोड़ा ये वही राइट अप है कि स्मॉल इंटेस्टाइन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई रहती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव मटेरियल हो जाता है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन भी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन विलाई होती क्या है, 7th वाले में कि विलाई होती क्या है और कैसे काम करती है। 10th में है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे डिजाइन है। दोनों का यही क्वेश्चन का आंसर रहेगा। बाइल जूस लीवर सिक्रेट करती है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, लेकिन इसका काम क्या रहता है, देखिए इट इज बेसिक इन नेचर। हमने पढ़ा स्टमक में HCl था और लीवर से निकलने वाला बाइल जूस क्या है, बेसिक है। तो ये एसिडिक जो मीडियम आ रहा होता है, जो स्टमक से आया होता है, उसको यहाँ के अल्केलाइन मतलब बेसिक कर देता है। जब ये बेसिक करता है उसके बाद ही पैनक्रियाटिक जूसेस काम कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से पैनक्रियाटिक जूसेस को हेल्प करता है। दूसरा क्या है, इट इमल्सिफाई द फैट मॉलिक्यूल। ये इमल्सिफिकेशन क्या प्रोसेस है, ये थोड़ी क्लियर हो जानी चाहिए बहुत प्यार से ही। देखिए क्या होता है, अगर आपके हाथ में घी लगा हुआ है, आप हाथ को साफ करो, मुड़ के फिर से घी चिपक जाता है। ऐसे ही मान लीजिए हमने कोई फैट खाया है, तो हमारी बॉडी में अगर फैट द्वारा टूटता है तो ये फिर से जुड़ के बड़ा पीस बना लेता है। अब होता क्या है, जब लाइपेस आ जाता है तो लाइपेस क्या करता है, जितने छोटे छोटे पीस है इनके ऊपर कवर चढ़ा लेता है, यानी कि इनको आपस में फिर से जुड़ने नहीं देता। अब देखिए मैं इसको अगर सीधा करूं तो ये लगभग इतना बड़ा होगा सिर्फ, लेकिन अगर मैं हर पीस को सीधा करने बैठूं तो ये पीस, अगला पीस, अगला पीस, 6 पीस, 7 पीस जो भी होंगे, तो इसका मतलब इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। तो इमल्सिफिकेशन क्या हुई कि जो फैट के ग्लोब्यूल्स थे उनको छोटे हिस्सों में तोड़ के उसके ऊपर कवर चढ़ना है। तो ये कवर चढ़ने की प्रोसेस है, इसको आपस में नहीं जुड़ने देना है, तो दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। अब जो इमल्सिफाइड फैट मॉलिक्यूल है, जो किसने किया इमल्सिफाइड, लाइपेस ने, और वो क्या करता है, सॉरी बाइल जूस ने। अब जो हमारा बाइल जूस ने इमल्सिफाई कर दिया उसके ऊपर किसका अटैक हो जाता है, लाइपेस एंजाइम का अटैक हो जाता है। ये लाइपेस एंजाइम कहाँ से आया, पैनक्रियाटिक जूस से, और क्या हो जाता है, एक फैसिलिटी मिल जाती है कि पैनक्रियाटिक जूस इसको डाइजेस्ट कर ले। अगर पूछा जाए कि कौन सा पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट करता है तो करता है लाइपेस। अब तीसरी चीज आई कि हमने देखा कि किसके काम थे, बाइल जूस के 2 काम है, एक तो बेसिक को जो एसिडिक था बेसिक कर दिया, दूसरा फैट की क्या कर दी, इमल्सिफिकेशन कर दी। तो पैनक्रियाटिक जूसेस के क्या काम है, जो पैनक्रियास से जूस आता है उसमें एक तो ट्रिप्सिन रहता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है जी, याद रखिए मैंने कहा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सबको डाइजेस्ट हो जाएगा, प्रोटीन भी, फैट भी और कार्बोहाइड्रेट भी। तो पैनक्रियास से आने वाला जूस 2 चीजों को, इट डाइजेस्ट द प्रोटीन एंड द नेम ऑफ एंजाइम इज ट्रिप्सिन। क्वेश्चन आता है कि इन द पैनक्रियाटिक जूस प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय विच एंजाइम, तो आंसर आ जाएगा ट्रिप्सिन। सिमिलरली फैट बाय द लाइपेस एंजाइम। तो 2 चीजें हो। उसके बाद
तीसरी चीज स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलती है, दैट इज द इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइन अपना भी जूस निकालते हैं, तो दैट एंजाइम्स हेल्प टू डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट को इंटेस्टाइनल जूसेस बचाते हैं और प्रोटीन फैट को पैनक्रियाटिक जूस बचाते हैं। और जो बाइल जूस है लीवर से निकलने वाला, एक तो एसिड को बेसिक कर देता है और दूसरा फैट की इमल्सिफिकेशन कर देता है। तो इस तरह से यहाँ डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। फिर वही याद रखना है कि मिनरल और प्रोटीन की डाइजेशन की जरूरत नहीं होती। एक ना तो मिनरल को और ना विटामिन्स को डाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। वाटर वैसे ही होता है, रफे से पचता ही नहीं है। तो पचेगा कौन? ये तीन चीजें पचती हैं। कार्बोहाइड्रेट जिसकी एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज, और डाइजेशन कहाँ शुरू होती है उसकी? बक्कल कैविटी में, और पूरी कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन्स एंड प्रोडक्ट क्या होता है? अमीनो एसिड्स। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होती है? स्टमक में, और कहाँ कंप्लीट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर फैट क्या बनते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खत्म हो जाती है। तो दिस इज द डाइजेशन। आफ्टर डाइजेशन अब जो फूड है वो क्या हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बिलाई लाइक स्ट्रक्चर थी, तो वहां से क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होकर कहाँ चल जाता है? टू ईच सेल, बिकॉज इन द रेस्पिरेशन इट इज यूज टू प्रोड्यूस द एनर्जी। तो वहां चला जाता है। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पास हो जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन को पास कर जाता है, और इसमें से वहां जाके क्या हो जाता है? तो वाटर जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। ये चीज याद रखने वाली है कि इसमें से ज्यादा क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और इट स्टोर, ठीक है, चेंजेस टू फिकल मैटर। तो ये क्या बन जाता है? यहाँ फिकल मैटर के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है। फिर एनस, जो हमारा लास्ट पार्ट होता है एनस, उसमें से जब हम क्या चाहते हैं, इस अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बाहर को एक्सपेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। एक चीज और क्लियर करूं बेटे, ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना आता है, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है, तो यहाँ एक अलग सा पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स। हम अक्सर कई बार किसी को पेट दर्द पड़ती है, क्या बोलता है डॉक्टर अपने घर में आके, हम क्या बोलते हैं कि उसको यार अपेंडिक्स होगी। एंड व्हाट इज दिस अपेंडिक्स? ये एक्चुअली क्या होता है? ये छेद यहाँ से बंद होता है, तो जो भी खाना है वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन अगर गलती से जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है, तो यहीं खड़ा रहता है और यहाँ सड़ना शुरू हो जाता है, पेन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो उस बीमारी को ही हम अपनी भाषा में अपेंडिक्स करते हैं, और डॉक्टर ऑपरेशन करके इसको निकाल देते हैं। जैसे मैंने कहा कि अकलदाढ़ किसी काम की नहीं है, उसके बगैर भी अकल थी, उसके बगैर भी खाना खा रहे थे, तो वो कौन सा ऑर्गन था? दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। ऐसे ही ये अपेंडिक्स भी हमारे लिए वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका भी कोई ज़्यादा यूज नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट 1 और 2 के मिला के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये कुल 8 क्वेश्चंस हैं। एक रिक्वेस्ट रहेगी, इन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए। कुछ नहीं पता लगता है तो फिर से वीडियो देखिए, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9459089766। अगर आपको ये डाइजेशन की प्रोसेस जैसे मैंने समझाई है बहुत अच्छी तरह से समझ आई है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं नहीं कहता मेरा वीडियो शेयर करो, आप क्या कर सकते हैं, जो आपने सीखा है ना वो जरूर शेयर करो। जितना ज्ञान बांटोगे उतना ज्ञान आपका बढ़ेगा। आप चेक कर सकते हैं कि मुझे कितना कुछ पता लगा है। इसी आशा के साथ कि भारत ज्ञान के क्षेत्र में और प्रगति करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।